हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 1। पता नहीं क्यों बच्चे इस चैप्टर से इतना डरते हैं। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। एक एक चीज इस फ्लो के साथ समझाऊंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा बेसिक्स है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में के अंदर क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, कितनी टर्म्स होती हैं, कितने टाइप की एपीज होती हैं। एपीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? कितने टाइप की एपीज होती हैं, कैसे आप फाइंड आउट करते हैं कि एपी है या नहीं है। फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम ये कवर करेंगे। उसके बाद विल टॉक अबाउट nth टर्म। nth टर्म मतलब कि इस एपी की अगर मैं कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना चाहूं तो वो कैसे कर सकता हूं। एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे सम ऑफ ऑल द गिवन टर्म्स। तो जितनी भी टर्म्स मुझे गिवन है किसी भी एपी की, उन सारे गिवन टर्म्स का अगर मैं सम निकाल सकता हूं तो कैसे निकालूंगा। ठीक है, सो तीन टॉपिक में ये चैप्टर आपका डिवाइडेड है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की। द फर्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान से सुनना बच्चों, जैसा डेफिनेशन बोल रही है एक एक लाइन को डिकोड करेंगे एंड आई एक्सप्लेन इट टू यू वेरी केयरफुली। सुनना, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। सुनना लैंग्वेज, एक एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि an arithmetic progression, that means AP, is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। For example, ध्यान से सुनना। अब जो मैं आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, सुनना। 1 2 3 4। क्या आप मुझे बता सकते हो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? है ना? 5 6, वेरी गुड, 7, है ना? नेक्स्ट नंबर वी कैन फिगर आउट। समझ गए ना क्या करना है? कोई है जिसको नेक्स्ट नंबर नहीं पता चल रहे? नर्सरी गेट भी चल रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखो, वी गॉट 1 2 3 4 हियर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बच्चों? 5। सो आप कैसे आइडेंटिफाई किया आपने कि नेक्स्ट नंबर 5 आएगा? यू ऑब्जर्व द पैटर्न। क्या है पैटर्न? 1 2 3 4। दैट मीन्स आप हर नंबर में क्या कर रहे हो? 1 ऐड करते जा रहे हो टू गेट द नेक्स्ट नंबर। क्या लैंग्वेज यही बोल रही है? सुनो, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक फिक्स नंबर दैट इज 1, तो मैं इस टर्म से इस टर्म तक आने के लिए 1 ऐड कर रहा हूं, है ना? सेम इस टर्म से इस टर्म आने के लिए 1 ऐड कर रहा हूं, 1 ऐड कर रहा हूं, 1 ऐड कर रहा हूं एंड गो ऑन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। सिमिलरली मैं 1 में 1 ऐड करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करूंगा तो 3 आ जाएगा, देन 1 ऐड करा 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म टू गेट द नेक्स्ट नंबर। तो अब जितनी भी प्रीसीडिंग टर्म थी उनमें 1 ऐड करके एक फिक्स नंबर दैट इज 1 ओवर हियर ऐड करके मैं नेक्स्ट टर्म लाता जा रहा हूं। क्लियर? समझ गए ना? अब ऐसा 1 2 3 4 के साथ ही होगा क्या? नहीं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स टेक 2 4 6 8। अब की बार वो फिक्स नंबर क्या है? फिक्स नंबर है 2, जो आप ऐड करते जा रहे हो हर बार। तो I'm adding 2 दिस साइड, इधर भी 2 ऐड करते जा रहे हैं, इधर भी 2 ऐड करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर इज 10। वेरी गुड, क्या आप एलकेजी से तेज हैं? ठीक है, सो दैट्स हाउ वी गॉट नेक्स्ट नंबर एज +2 एंड दैट्स हाउ इट इज 10 एंड देन 12 एंड देन 14 एंड सो ऑन। कोई कंफ्यूजन है बच्चों? समझ गए हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी पैटर्न अगर है तो उसको फॉलो करके हम नेक्स्ट नंबर फिगर आउट कर सकते हैं। यही एपी फॉर्म करना होता है, सिंपल। ठीक है, तो अब इसमें लास्ट चीज और लिखी हुई है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म थोड़ी ला सकते हो आप। फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन होगी ना। दैट मीन्स आपको ये तो बताएगा ना कि एपी कहां से स्टार्ट करनी है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में मैं ध्यान से देखूं तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, लेकिन अगर मैं एक और नई एपी फॉर्म करूं और मैं आपको बोलता हूं लेट्स स्टार्टेड बाय 6 और मैं आपको नेक्स्ट नंबर बोलता हूं 6 फिर 8 फिर 10। क्लियर? तो मेरी एपी कहां से स्टार्ट हो रही है? 6 से। जब तक मैं फर्स्ट टर्म नहीं दूंगा आप नेक्स्ट टर्म फाइंड नहीं कर सकते ना। समझ गए? तो इसीलिए फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, तो यू डोंट नॉट फाइंड द फर्स्ट टर्म, है ना? तो आप क्या करोगे? आप फर्स्ट टर्म का यूज करके एपी को कंटिन्यू करोगे। क्लियर? समझ गए? इसी छोटे से एग्जांपल को मैंने यहां लिखा है, दैट्स 2 4 6 8 10। हर किसी में मैं 2 ऐड करता जा रहा हूं और 2 ऐड करके आई एम गेटिंग द नेक्स्ट टर्म। अब सुनना ध्यान से, ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज एन एपी नोन एज द टर्म। ठीक है, तो हर एक नंबर, ये और ये, हर एक नंबर इस एपी की या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक टर्म है। तो ये फर्स्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। समझ गए? तो राइट नाउ द एपी विच वी हैव दिस कंटेन 5 टर्म्स स्टार्टिंग विद 2 एंडिंग एट 10। क्लियर? आगे चलें, ध्यान से देखो। नेक्स्ट आपको बोल रहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फिर से आते हैं एपी पे। अगर आप ध्यान से देखो तो
इन दोनों टर्म्स के फर्स्ट और सेकंड टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2, 6 और 8 2, 8 और 10 2। एवरी टाइम आई एम गेटिंग द सेम डिफरेंस दैट इज 2। तो हर बार मेरे पास में डिफरेंस सेम आ रहा है. सो कैन वी से दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉमन? ध्यान से नो, फर्स्ट और सेकंड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म, फोर्थ और फिफ्थ टर्म, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म, तो जितनी भी टर्म्स अपने पास टोटल हैं, हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आ रहा है ना, है ना. एवरी टाइम आई एम गेटिंग द सेम वैल्यू, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एज द कॉमन डिफरेंस. समझ गए? तो अब यही उसने एक्सप्लेन किया है. इट सेज दैट द फिक्स नंबर एडेड इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द कॉमन डिफरेंस. तो जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं, एवरी कॉमन जितने भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है उनमें जितने भी नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं, कॉमन नंबर ऐड करते जा रहे हैं, है ना, that difference between the two consecutive terms. That means if you take the difference of any two consecutive term, consecutive term मतलब जो एक के बाद एक आ रही है ना. तो जैसे मैं इसमें लास्ट वाले एग्जांपल में देखूं तो 4 के बाद 6 आएगा, तो इन दो टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे. 4 और 10 का डिफरेंस नहीं निकालना है, कंसेक्यूटिव इसलिए स्पेसिफिकली यूज करते हैं ना. तो 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 2. सेम ऐसे 6 और 8 का डिफरेंस 2, है ना. ऐसा कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म आप पिक कर लो, उनका डिफरेंस निकालोगे, यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस. क्लियर बच्चों? इसीलिए जो इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो वो लिखते हैं d इज इक्वल टू an-1. तो यहां पे मैं nth टर्म कोई सी भी ले सकता हूं. मान लो मैंने nth टर्म ले ली थर्ड टर्म, तो ये क्या होगा बच्चों? nth टर्म अगर मैं थर्ड टर्म ले लूंगा तो n की जगह क्या रखूंगा? थर्ड. तो यहाँ पे थर्ड माइनस 1 सेकंड, तो इट इज सेकंड टर्म. सो मुझे क्या करना है? थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस निकालना है. और ये अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये 1 हो जाएगी. तो सेकंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस. समझ गए? दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट द कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड हेंस द डिफरेंस व्हिच इज द कॉमन डिफरेंस नेम्ड एज an-1. दिस बिकम्स द फॉर्मूला. अब जो कॉमन डिफरेंस होता है आपका, ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. तो अगर इन तीन सिचुएशन में अगर कुछ भी आता है तो क्या होगा? सिंपल, मेरे पास में पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है ना. तो अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा? सोच के देखो. मान लो मैंने एक एपी लिया है 1, उसमें मैं एक पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा, है ना. कुछ भी ऐड कर लो, 1 ऐड कर लो, 2 ऐड कर लो, 3 ऐड कर लो. अभी हम 1 2 ऐड कर चुके हैं, चलो 3 पे आते हैं. 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10. क्या आप ध्यान से देखो, ये सारे नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना. सो द एपी बिकम्स द इंक्रीजिंग एपी. ठीक है. अब अगर यही जीरो हो जाता, कौन? द कॉमन डिफरेंस. इफ द कॉमन डिफरेंस बिकम्स जीरो देन व्हाट कुड बी एन एपी? देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं. 1 में अगर मैं 0 ऐड करूंगा 1, फिर 0 ऐड करूंगा 1, फिर 0 ऐड करूंगा 1. सो एवरी टाइम वॉट एवर नंबर वी आर गेटिंग दैट्स 1 ऑलवेज. सो 0 देन द एपी इज अ कांस्टेंट 1. तो जो एपी आएगी वो कांस्टेंट एपी आएगी, उसमें कुछ भी नया नहीं मिलने वाला आपको. राइट. नेक्स्ट, नेगेटिव. द एपी इज डिक्रीजिंग. अगर नेगेटिव कॉमन डिफरेंस होगा तो एपी डिक्रीज करेगी. कैसे? ध्यान से सुनना. मैं इसी की बात कर लेता हूं और मैं 10 से स्टार्ट करता हूं. देखना 10. अब की बार मैंने यहां पे क्या किया था? मैंने किया था 3 ऐड. अब मैं कर रहा हूं 3 सबट्रैक्ट. तो द कॉमन डिफरेंस इज -3, है ना. तो 10 - 3 7, 7 - 3 4, 4 - 3 1. तो ध्यान से देखो, क्या यहां से एपी डिक्रीज हो रही है? क्योंकि द कॉमन डिफरेंस बिकम्स नेगेटिव. तो यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना था बच्चों? +3. यहां पर 0, यहां -3. तो हर सिचुएशन में आप ध्यान से देख सकते हो कि पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव सिचुएशन में जो एपी आपकी है वो इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग कैसे बन रही है. क्लियर? एक एक चीज समझ में आ गई है. आगे चलें. ध्यान से देखो, मुझे ये तो समझ में आ गया कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अगर चेंज होगा तो क्या होगा. अब हम बात करते हैं द जनरल टर्म ऑन एपी. किसी भी एसीपी की जनरल टर्म. अच्छा, टर्म तो आपको समझ में आ गया कि जो आप जितनी भी वैल्यूज आप प्लेस करते हो एपी के अंदर वो सब टर्म्स होती हैं, है ना. जैसे अगर मैंने यही लिखा है 1 2 3 और 4, तो ये सब टर्म्स है. ठीक है. अब जनरल टर्म का मतलब क्या है? ये तो कोई पर्टिकुलर टर्म है ना, कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है. किसी जनरल टर्म की बात करें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करने का बहुत सिंपल सा मेथड है. ध्यान से देखना. मान लेते हैं फर्स्ट टर्म अपनी ए है ना. सेकंड टर्म अपनी है a+d, थर्ड टर्म अपनी हो गई a+2d और फोर्थ टर्म हो गई a+3d. समझ गए? कोई दिक्कत है? सुनते रहना आप ध्यान से. अगर मैं यही बोल रहा हूं तो मुझे पता चल गया कि फर्स्ट टर्म को अगर मैं a से रिप्रेजेंट कर दूं, है ना, और सेकंड जो टर्म आएगी अपनी उसमें मुझे क्या करना होता है? d ऐड करना होता है. तो आई एडेड a+d, है ना. ठीक है, समझ गए? अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें इस वाले टर्म में d ऐड करना है. तो ध्यान से देखना, आई हैव रिटन a+d और इस टर्म में अगर मैं d ऐड करूंगा तो d और d क्या हो जाएगा? 2d, है ना. तो ध्यान से देखना, ये a और ये 2d ऐड हो जाएगा तो a+2d इज योर नेक्स्ट टर्म. तो जो आपकी नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या है?
वो आएगी a प्लस 2d 2d। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी a प्लस 2d, है ना। तो आई हैव रिटन 2d हियर। अब ध्यान से देखना, मैं इसमें फिर से d ऐड करूंगा, है ना, d तो कॉमन डिफरेंस है, d ऐड करूंगा किसके लिए, नेक्स्ट टर्म लाने के लिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं a प्लस 3d, सिमिलरली a प्लस 4d। समझ गए, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, आराम से समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनते रहना। तो क्या ये फर्स्ट टर्म है बच्चों, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। क्या आपको एक पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं भी दिखाता हूं, देखो जिस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। तो द पैटर्न विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज, फर्स्ट टर्म में आपके पास 1 है, a है, ठीक है। सेकंड टर्म में आपने d को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से। थर्ड टर्म में d को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। फोर्थ टर्म में d को मल्टीप्लाई किया 3 से, और फिफ्थ टर्म में d को मल्टीप्लाई किया 4 से। दैट मीन्स जो भी टर्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे 1 लेसर वैल्यू से हम d को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सब में a तो ऐड कर ही रहे हैं। दैट मीन्स सोचो, अगर इसी पैटर्न को मैं फॉलो करता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो AP मेरी आती है उस AP के अंदर जो भी टर्म मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर इसको इस पैटर्न में अरेंज कर ले तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टेंथ टर्म A10 कैन बी रिटन एज A प्लस 9d। क्या करना है, देखो टेंथ टर्म निकालना है तो d को 1 लेसर वैल्यू यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें a ऐड कर दो। फिर से बताऊं, ध्यान से देखो, टेंथ टर्म निकालनी है तो क्या करना है, 10 वैल्यूज है ना टेंथ टर्म, 10 से 1 लेसर वैल्यू दैट इज 9, उसमें क्या ऐड मल्टीप्लाई करोगे d, फिर उसको ऐड कर दोगे a से, यू विल गेट a प्लस 9d। क्लियर है, आगे चले, ध्यान से देखना। ये मुझे समझ में आ गया कि टेंथ टर्म कैसे निकालेंगे। अब मैं बात करता हूं अगर 20th टर्म होगी तो क्या करेंगे बच्चों। 20th टर्म कैन बी राइटेड एज a प्लस 19d, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं निकालूंगा 15th टर्म, अगर मैं 15th टर्म कैलकुलेट कर रहा हूं तो विल इट बी a प्लस 14d। Any confusion so far, class? So we understood that whenever we are calculating any term, listen to me, whenever we are calculating any term, so we can generalize it as, अगर मैं 15th term calculate कर रहा हूँ तो it can be written as a plus 14d, 20th term a plus 19d। तो अगर मैं जनरल, ये तो पर्टिकुलर टर्म हो गया ना, अगर मैं जनरल टर्म की बात करूंगा तो हम जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करेंगे nth टर्म से। तो nth टर्म ऑफ एन AP कैन बी रिटन एज, तो जो भी वैल्यूज यहां है उससे 1 लेसर यानी n-1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, d से, उसमें क्या ऐड कर देंगे a, एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स द जनरल टर्म ऑफ एन AP। और यही nth टर्म का फॉर्मूला भी होता है। समझ गए, इतना इजी था, फॉर्मूला आंखों के सामने बना दिया। क्लियर है, दैट्स हाउ वी कैलकुलेट। अब ध्यान से सुनो, आपके जो भी टर्म निकालनी है आपको, है ना, मैं भी एग्जांपल दूंगा उससे AP भी क्लियर हो जाएगी। ध्यान से सुनना, अब आपको जो भी टर्म निकालनी है, लेट्स से मुझे 25th टर्म निकालनी है, तो n की जगह क्या रखा मैंने, 25th। फर्स्ट टर्म a एज इट इज है, देन 25 माइनस 1 24d, आंसर आ गई आपकी 25th टर्म। कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी AP की। एक एग्जांपल ले लें क्या, ध्यान से सुनो, 2 4 6 8 10 12 14। क्लियर है, क्या ये फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 2 दिख रहा है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7th टर्म कितनी है, 14। इस फॉर्मूले से चेक करके देखें क्या, चलो। तो 7th टर्म क्या आएगी बच्चों, a7 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d, यही आएगी ना। 7th टर्म कैलकुलेट करनी है मुझे, तो मैंने लिखा a7, a क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म होती है हमारी, फर्स्ट टर्म 2 गिवन है, एज इट इज प्लेस करेंगे, प्लेस कर दिया, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैन बी फिगर्ड आउट बाय द डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म, 4 और 2, 6 और 4, किसी से भी निकाल लो, 2 ही आंसर आएगा। 6 2 से कितना हुआ 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14। तो a7 कितना आ गया, a7 आ गया 14। आ गया ना, देखो इतना सिंपल फॉर्मूला, इतना सिंपल आंसर निकाल सकते हो किसी भी AP का। अब सर इसके लिए इतनी मेहनत, सिर्फ 7th टर्म निकालने के लिए, वो तो वैसे भी निकालते हैं, इसके फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं थी। एब्सोल्युटली, लेकिन अगर मैं बोलता फाइंड आउट द 57th टर्म, अब क्या आप इसको 57 टाइम तक लिखने बैठोगे, नहीं ना, यहां ये फॉर्मूले काम आते हैं। समझ गए, सो वी आर टीचिंग यू द फॉर्मूलाज टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये तो एग्जांपल है बेटा, ये तो समझाने के लिए आपको कि कैसे आप यूटिलाइज करके वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ आंसर करेक्ट आते हैं इससे। अगर आंसर करेक्ट आते हैं तो इसको बड़ी वैल्यूज में भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जहां अटक जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। क्लियर, समझ गए व्हाट इज द जनरल टर्म। आगे चले तो देखो, we understood what is a general term. Let's say what the language says, where a is the first term and the d is a common difference, and that's how we can find out the general term of any given sequence which is in arithmetic progression. Clear?
आगे चले, नेक्स्ट देखो, वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ सीक्वेंस, नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज अ एपी। अब एपी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है, सिंपल, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट जो एंड हो जाए, इनफाइनाइट जो एंड नहीं हो। तो जो एंड होगी उसमें लास्ट टर्म होगी, जो एंड नहीं होगी उसमें लास्ट टर्म नहीं होगी। क्लियर? तो ध्यान से देखना, जब मैं फाइनाइट एपी की बात करूंगा तो इट विल एंड एट अ सर्टेन मोमेंट। फाइन। सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इन विच द नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट इज नोन एज अ फाइनाइट एपी, है ना, एंड इट ऑलवेज हैज द लास्ट टर्म। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर स्टार्ट करेंगे 1 से, एंड करेंगे 31 पे। मैक्सिमम यही होता है ना, अगर किसी भी मंथ में नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं तो मैक्सिमम 31 होते हैं। तो अब मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 एपी में है ना। वी आर गेटिंग नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग the first term, the preceding term with a common value or with a fixed value. So we are adding a fixed value, that's 1 to the every preceding term, get the next term, है ना. So we are getting the next term by adding 2, that is 2 over here. We are adding 1 2 to get the value of 2 from the 1, and then 2 plus 1 becomes 3 and 3 plus 1 becomes 4, and that's how it goes up to 31. 31 के बाद एंड हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, फिर से 1 से शुरू होगा, है ना. सो ये फिक्स एक वैल्यू पे एंड हो जाता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ फाइनाइट एपी. ठीक है. सही में से एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टेयरकेस. स्टेयरकेस के सिचुएशन में क्या होगा, हर एक स्टेप के बाद में आपके पास में नेक्स्ट स्टेप आता जाएगा. तो आप प्रीवियस स्टेप में दैट्स से दिस इज स्टेप 1, देन दिस इज स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, और यहाँ जाके आपका स्टेयरकेस एंड हो जाता है. दैट मीन्स ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, तो एक एंड पे, एक पॉइंट पे आके एंड हो जाता है. तो जितने भी ऐसी सिचुएशन होगी वहां पर क्या करेगा, ये एपी एंड हो जाएगा. तो अगर जहां एंड हो रहा है वहां पर अपने पास फाइनाइट एपी है. क्लियर, समझ गए. और अगर इनफाइनाइट एपी होगी तो क्या होगा, इनफाइनाइट एपी की सिचुएशन में इट विल नॉट एंड एट अ मोमेंट. इट मींस जो मेरे पास नंबर आएंगे वो कभी एंड ही नहीं होंगे. कैसे, एग्जांपल लेते हैं. इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन which does not have an end, that means it has infinite number of terms, is called as infinite AP. अब आगे देखना, infinite AP does not have the last term. इसके पास कोई लास्ट टर्म नहीं होती है. ऐसा कैसे हो सकता है सर, स्टार्ट करेंगे लास्ट कहीं ना कहीं तो एंड करेंगे ना. आते हैं एग्जांपल, ध्यान से देखो. इवन एंड ऑड टर्म एंड कर सकते हो क्या. अब देखें, मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिया है आपके पास में 2468 वाला, है ना. 12 तक तो मैंने एंड कर दिया, लेकिन अगर मैं सिर्फ इवन और ऑड टर्म के सीक्वेंस की बात करूं तो एंड नहीं होगा ना ये. आप इस एपी को बनाना स्टार्ट करो, अपने बच्चों को बोलो, अपने पूरी जिंदगी करते रहो, फिर उसके बाद अपने बच्चों को बोलो कि इसको कंटिन्यू करना, उनके बच्चों को बोलो कि वो भी अपने बच्चों को बोले कि इसको कंटिन्यू करते रहो. आप 7 जन्म में भी इसको खत्म नहीं कर सकते, है ना. क्यों, इट डज नॉट हैव एनी एंड ना. आप करते जाओ वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, आप 2 ऐड करते जाओ. समझ गए. सो दैट्स हाउ सेम गोज विद ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9 11 आप ऐड करते जाओ, यू विल गेट लॉट ऑफ odd numbers available with the same common difference 2, है ना. same common difference 2 will get even number. so that's how इस टाइप की जो एपीज होती हैं जिनमें कोई भी एंड अवेलेबल नहीं होता है, कोई एंड पॉसिबल ही नहीं होता है, we call them as infinite AP. समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत है. वी अंडरस्टूड व्हाट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी. यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, एपी फॉर्म कैसे करते हैं, एपी होती क्या है, सब कुछ समझ में आ गया है. आगे चलें, ध्यान से देखो. वी अंडरस्टूड व्हाट इज एन एपी. और कुछ एक बहुत छोटी छोटी चीजें हैं रिलेटेड टू एपी, उनको भी अगर आप ध्यान से समझ जाओगे तो और डिटेल्स में चले जाओगे एपी की, है ना. सुनना क्या बोल रहा है. इन एन एपी इफ सम कांस्टेंट टर्म इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सम कांस्टेंट टर्म इज एडेड टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑब्टेन इज आल्सो एन एपी. क्या मतलब है सर इसका, अभी समझाता हूं. मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैं बहुत बेसिक टर्म्स की बात कर रहा हूं, तो बहुत बेसिक एग्जांपल लूंगा ताकि आपको समझ में आए चीजें, है ना. लेट्स से मैंने एपी ले ली 1 2 3, है ना. अब आपको जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलता है. इफ अ फिक्स नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, है ना. तो मैंने क्या किया, हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, 2 3 4 5 जो आपकी मर्जी वो ले लो. मैंने मान लेते हैं हर टर्म के अंदर 2 ऐड कर दिया. 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 6 7. समझ गए. ध्यान से देखना, क्या ये भी एपी में 3 4 5 6 7 ये भी तो एपी में है. और अगर ये भी एपी में, ध्यान से सुनना, अगर ये भी, ये वैल्यूज जो अपनी आ रही है ये भी एपी में है, डिफरेंस क्या है, 1 1 1 और 1. यहां पे डिफरेंस कितना था, 1 1 1 1. तो यहां पर भी डिफरेंस कितना है, +1 का. यहां भी डिफरेंस कितना है, +1 का. सो एवरीवेयर वी आर गेटिंग द सेम कॉमन डिफरेंस. इट डजंट मैटर दैट इफ यू हैव एडेड अ फिक्स नंबर टू इट और नॉट. ठीक है. इट मींस अगर मान लो एपी ये ले लेते और मैं फिक्स नंबर दैट इज 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हर एक टर्म से, तो क्या टर्म्स ये आ जाती, इनका भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. इट डजंट मैटर. इट मींस इट डजंट मैटर कि अगर आप कोई भी एपी ले लो, उसके सारी टर्म्स में से एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट ऑलवेज. समझ गए बच्चों. आगे चलें क्या, नेक्स्ट देखो.
नेक्स्ट बोल रहा है इन एन एपी इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाई, ये ध्यान से सुनना, ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, है ना। नॉन जीरो कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे सारे नंबर जीरो हो जाएंगे ना, तो इसलिए नॉन जीरो नंबर कांस्टेंट, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑब्टेन इज आल्सो इन एपी। बट यहां पर एक छोटा सा चेंज आएगा, चेंज क्या आएगा सुनना, हैविंग द कॉमन डिफरेंस के डी, दैट मीन्स के टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस वी हैड अर्लियर। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, सेम क्वेश्चन, मैंने स्टार्ट किया विद 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब आपको बोल रहा है इस सीक्वेंस के अंदर आपको एक फिक्स नंबर से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। लेट्स मल्टीप्लाई दिस विद बाय 2, सिंपल है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ठीक है। अब चेक करो आपने किससे मल्टीप्लाई किया सारे नंबर्स को, आपने इनको मल्टीप्लाई किया है बाय 2, ठीक है। कॉमन डिफरेंस देखना, यहां कॉमन डिफरेंस कितना है, +1 सब जगह +1 है ना। यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो यहां कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, यहां हो गया +2 +2 +2 +2 और सब जगह कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है 2 का। बट यहां पर कॉमन डिफरेंस 1 का था, यहां कॉमन डिफरेंस 2 का है। ये सीक्वेंस भी एपी में है ना, इसी से बना हुआ है, बट यहां पर कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया। अर्लियर वी हैड द कॉमन डिफरेंस ऑफ 1, देयर वी हैव द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। इट मींस जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पर कॉमन डिफरेंस विल आल्सो गेट मल्टीप्लाइड बाय द सेम वैल्यू जिससे मैंने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया था। दैट मींस जो कॉमन डिफरेंस पहले था अपना कितना था 1, है ना, तो वो कॉमन डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया और आंसर कितना आ गया 2। ये 2 वही है जिससे मैंने यहां मल्टीप्लाई किया था, तो जिस नंबर से मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं उसी नंबर से कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाता है टू गेट द आंसर। यही क्वेश्चन बोल रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव एडी हियर, है ना। तो जिस के नंबर से आपने सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया था उसी के से आपको कॉमन डिफरेंस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द फाइनल आंसर। समझ गए बच्चों, दैट्स हाउ वी हैव द कॉमन डिफरेंस गिवन इन द क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन है? अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, इफ ए बी सी आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ध्यान से सुनना, कोई भी टर्म ले लो 2 4 और 6, है ना। अगर मैं कोई भी 3 टर्म्स लेता हूं ए बी सी, वो तीनों एपी में है, क्या ये तीनों एपी में है, 2 + 2 4, 4 + 2 6 एपी में है, फाइन। Consecutive terms are in AP, then the sum of the two numbers is twice the middle number. Okay, that means ये अगर मैं बात करूं इन दोनों लास्ट की, तो इन दोनों का सम मिडिल नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल होगा। दैट मीन्स 2b = a + c, है ना। तो जो एक्सट्रीम नंबर्स है 2 और 6, इन दोनों का सम हमेशा फर्स्ट वाले के या मिडिल वाले के डबल के इक्वल होगा। ध्यान से देखना, 2 + 6 इट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4। लेट्स राइट 4 देयर। 4 2 = 8, 6 + 2 8, वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। आप कोई से भी नंबर उठा लो, है ना। मान लो मैं नंबर लेता हूं 2, उसके बाद 7 और 12, ठीक है। तो ध्यान से देखो 2 और 12 14, 7 2 = 14, मल्टीप्लाई, आई राइट 2 हियर, 2 मल्टीप्लाई बाय 7, इट्स 14 हियर एंड देन 14, ऑल्सो वेरीफाइड। तो आप कोई भी 3 नंबर उठा लो जो एपी में होने चाहिए, वो इस गिवन सीक्वेंस को या इस गिवन कंडीशन को फॉलो करेंगे। क्लियर? इट मीन्स दैट मेरे पास अगर एपी है, उसमें मेरे पास में अगर मिडिल टर्म है तो उस मिडिल टर्म का ट्वाइस फर्स्ट और लास्ट सम के इक्वल होगा। क्लियर? चलो अब ध्यान से देखना। नेक्स्ट, अगर मेरे पास में 3 टर्म्स आती है, 4 टर्म्स आती है, 5 टर्म्स आती है, तो ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जिनको आप याद रखोगे, a - d a + d, है ना, a - 3d a - d a + d a + 3d। ये क्या है सर, इसको कैसे यूज करेंगे? देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है इसमें 3 टर्म्स है, गिवन सीक्वेंस है इसमें 4 टर्म्स है, गिवन सीक्वेंस है इसमें 5 टर्म्स है, तो आप हमेशा ये 3 टर्म, ये 4 टर्म और ये 5 टर्म यूज करोगे जिनका कॉमन डिफरेंस d, 2d और d एज इट इज अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा a, d, 2d ऐसे कोई टर्म्स यूज करोगे तो यू विल डेफिनेटली फेस प्रॉब्लम और चैलेंजेस, है ना। उससे क्वेश्चन टफ हो जाता है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा कि इनका एक्चुअल यूज क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास में 3 टर्म्स आएंगी तो यू विल टेक दीज 3 टर्म टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर 4 टर्म्स का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द 4 टर्म्स आर इन एपी, देयर सम इज दिस वन, देयर प्रोडक्ट इज दिस वन, फाइंड आउट द टर्म्स, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप ये 4 टर्म्स यूज करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। तो उससे क्वेश्चन बहुत ईजी और जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्या हम सर ये यूज कर सकते हैं? इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? कुछ नहीं लिखना, आप सिर्फ ये लिखोगे लेट द गिवन टर्म्स इन द एपी आर a - d a एंड a + d, दैट्स इट। स्टार्ट करो सॉल्व करना, क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्यों? कंडीशन क्या थी? टर्म्स एपी में होने चाहिए और ये एपी में है, इनका कॉमन डिफरेंस d है, इधर कॉमन डिफरेंस 2d, इधर कॉमन डिफरेंस d है।
समझ गए बच्चों? एज इट इज याद रखना और एज इट इज ए क्वेश्चन में सॉल्व करके अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई करेंगे तब डिटेल में बताऊंगा कि क्यों हमने ए प्लस डी और ए प्लस टू डी यूज नहीं किया इंस्टेड ऑफ दिस वन। फाइन, चलो समझ में आ गया क्लास? कोई दिक्कत है? अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाए, समझ जाओगे, सॉल्व कर लोगे। चलो देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर एन एपी, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। अब आपको एपी साफ साफ दिख रहा है, आपसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा है। तो अब देखना, अगर मैं सीक्वेंस को एपी मान लेता हूं जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो ये है ना? तो वी कैन राइट सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट इट एज लेट्स कंपेयर इट टू द जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी। तो एपी का जनरल सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? वो होता है A1, A2, A3, A4, है ना? ये जनरल सीक्वेंस होता है एपी का। और अगर इस जनरल सीक्वेंस से हम कंपेयर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर A1 बिकम्स 3/2 एंड A2 बिकम्स 1/2, A3 बिकम्स -1/2। अब यहां पर आप वेरीफाई नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इट इज एन एपी, है ना? तो आप लिखोगे हेंस द फर्स्ट टर्म इज A1 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिख दिया अपन ने। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहे हैं? एंड ऑल्सो द कॉमन डिफरेंस डी। कॉमन डिफरेंस कैन बी फिगर्ड आउट बाय कॉमन डिफरेंस डी इज an-1। ये फॉर्मूला होता है। तो आप कोई भी दो टर्म्स उठा लो। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स की बने आपको? 4। तो 4 में से मैं कोई भी दो टर्म्स उठा लेता हूँ। तो हम लिखेंगे d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो अब d इज इक्वल टू, मैं ऑलरेडी कंपेयर कर चुका हूँ, तो A2 इज द सेकेंड टर्म विच इज 1/2। तो मैं लिखूंगा 1/2 एंड द फर्स्ट टर्म इज 3/2। समझ गए? तो अब जब मैं सॉल्व करूंगा तो ऑलरेडी कंपेयर्ड इट विद द गिवन एपी। तो A2 क्या हो जाएगा बच्चों अपना? A2 हो जाएगा 1/2 एंड A1 फर्स्ट टर्म में हो जाएगी 3/2। अब इन दोनों टर्म्स का यूज करके मैं सॉल्यूशन सॉल्व करता हूं। तो 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। 1 - 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2/2 एंड द फाइनल आंसर इज -1। तो D इज -1 हियर। समझ गए? आगे चलें, ध्यान से देखो। जैसा क्वेश्चन बोल रहा था, अगर आप -1 करते जाओगे तो you'll get these terms available। क्लियर? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया कैसे करना है? ध्यान से देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। अब आपको चेक करना है कि क्या एपी है या नहीं है। ठीक है, इफ दे फॉर्म्स एन एपी राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, ध्यान से देखो। अब क्या करोगे? फिर से वही सॉल्यूशन में आप क्या करोगे? वी विल कंपेयर इट टू एन गिवन सीक्वेंस वेयर द फर्स्ट टर्म इज A1। लेट्स कंपेयर it to a sequence A1, A2, A3, A4, है ना? अगर मैं सीक्वेंस से कंपेयर करूंगा देन A1 becomes 4, A2 becomes 10 and A3 is 16 and similarly A4 is 22। तो मेरे पास में ये 4 टर्म्स आ गई है। अब मुझे कंफर्म करना है कि क्या ये एपी है, तो इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। दैट्स हाउ वी कैन से दैट अगर ऐसा है देन D1, D2 और D3, हमको थोड़ी पता है सीक्वेंस सेम आएगा, इसलिए हम D1, D2, D3 अज्यूम कर रहे हैं। तो D1 में ले लेता हूं फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस, दैट इज A2 माइनस A1 एंड D2 इज A3 माइनस A2 एंड D3 इज A4 माइनस A3, है ना? तो A1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 टर्म्स गिवन थी हमको क्वेश्चन में। चारों टर्म्स को मैंने यूटिलाइजेशन कर लिया और इनसे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो अब देखना, फर्स्ट टू टर्म्स इज 10 एंड 4, तो वी हैव रिटन 10 माइनस 4। यहां लिखेंगे हम 16 माइनस 10 एंड यहां लिखेंगे 22 माइनस 16। क्लियर? तो अब देखना, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 4 कितना आएगा बच्चों? 6। यहां से भी 6 और यहां से भी 6। सो एवरीवेयर वी आर गेटिंग, एज वी कैन सी दैट D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 6। इन सब की वैल्यू सेम आई है, देन हेंस इट इज एन AP। सिंपल। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था कि राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो इस जो AP है इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? अभी डन विद द D। क्या मैंने D निकाल लिया है? इनका कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? 6। तो मैं 6 ऐड करता जाऊंगा, तो आप लिखोगे नेक्स्ट टू टर्म्स। तो नेक्स्ट टू टर्म्स, जो नेक्स्ट टू टर्म्स होगी क्या आएगी? वो आएगी, देखो कौन सी टर्म थी बच्चों? लास्ट 4th टर्म थी ना, 5th टर्म निकालना है मुझे। तो राइट 5th टर्म इज इक्वल टू
A4 प्लस D। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी? फिफ्थ टर्म आएगी जो लास्ट टर्म थी अपनी 22, उसमें 6 ऐड करेंगे, I'll get 28। ठीक है, 28 आ गई अपनी फिफ्थ टर्म। अब मुझे सिक्स टर्म निकालनी है, तो इसी टर्म में क्या ऐड कर देंगे? फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म कैलकुलेट करने के लिए फिफ्थ टर्म में ही डी ऐड कर देंगे, दैट्स 28 प्लस 6 एंड फाइनली आई गेट 34। तो A6 आ जाएगा बच्चों अपना 34। क्लियर? समझ गए? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब चेक करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, क्या ये एपी है? इसको एपी बनाने के लिए मुझे क्या करना है? बहुत सिंपल, वंस अगेन कंपेयर A1 एंड A2, A3, A4। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने कंपेयर कर ली। अब इन वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद आई विल चेक दैट व्हाट इज डी हियर। डी इज A2 माइनस A1। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? इन दोनों का डिफरेंस आएगा -1 दैट गिव्स अस -2। तो जो डी आएगा अपना वो कितना आया? -2। ठीक है, फर्स्ट वाला डी, D1। अब मैं D2 निकालूंगा तो D2 कितना आएगा? देखो D2 आएगा अपना -3 एंड -1, -1। ठीक है, तो -3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन गया? ये बना -3 -1 फाइनल आ गया -2। तो अपने पास D2 के लिए कितने आ गए बच्चों? वो आ गई -2। नेक्स्ट आते हैं अपन D3 निकालते हैं, तो D3 कितना आएगा? D3 बिकम्स -5 तो इट इज -5 प्लस 3 एंड आंसर इज -2। तो D3 आ गया अपना D3 तो D3 आ गया अपना -2 एंड D1 भी -2 और D2 भी -2, सारे D इक्वल है। सो वी कैन से दैट इट इज एन AP। तो आप ये लिख सकते हो एज D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3 आर -2, हेंस इट इज एन AP। हेंस इट इज एन AP। AP है ना? तो अगर ये AP है तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट टू टर्म बनाओगे। सिंपल सी नेक्स्ट टू टर्म्स है, -5 -2 बिकम्स -7 एंड -9। निकाल सकते हो बच्चों। क्या करना है? सिंपल आईडी करना है दोनों को -2 से। तो -5 -2 क्या बन जाएगा? नेक्स्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी अपनी आ जाएगी -7, फिर -2 ऐड करोगे तो माइनस। ठीक है, चलो दोनों टर्म्स आ गई हैं। नेक्स्ट वाले एपी पे आ जाए। नेक्स्ट वाले एपी है -2 2 -2 2 -2। देखो अब क्या करना है? सेम कंपैरिजन। A1 इज -2, A2 इज 2 एंड A3 इज -2। आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तो ही आंसर आ जाएगा, आगे करना ही नहीं है कंटिन्यू, है ना? तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। I'll be solving D1 which is A2 minus A1 and D2 which is A3 minus A2, है ना? इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, we'll get the answer। तो अब यहां से D1 क्या है बच्चों? 2 minus -2 2 minus -2 एंड D2 मेरा आया है -2 -2। ठीक है, -2 -2। ठीक है, अब देखना 2 माइनस प्लस 2 और 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ पे D कितना आ गया बच्चों? D आ गया है इधर से 4। इधर से चेक करते हैं, D गेट -2 -2 -4। तो यहाँ से -4 आया, यहाँ से +4 आया। सिंपल आप यहीं लिख दोगे दैट D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2। तो जो D2 था अपना वो D1 के इक्वल नहीं आया। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, अगर D1 और D2 इक्वल नहीं आए हैं, देन वी कैन से दैट इट इज नॉट एन AP। हेंस इट इज नॉट एन AP। और जब AP ही नहीं है तो नेक्स्ट टू टर्म निकाल लेनी है, सिंपल। आगे चले, देखो नेक्स्ट का 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ये भी दिख रहा है AP नहीं है। यहाँ देखो 0 0 और उसके बाद यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, है ना? यहाँ से अब ध्यान से देखते रहो, 1 के बाद यहाँ 0, तो यहाँ 1 यहाँ 1, उसके बाद मैं फिर से लिख देता हूँ। चलो यहाँ मेरे पास में आएगा वैल्यूज, जो वैल्यूज आ रही है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ 1 है, फिर 0 फिर 0, यहाँ से देखो 0 0 फिर 1। तो इट इज 0 0 1 0 0 1, ऐसे ही चल रहा है। AP तो बन ही नहीं रहा है। तो ध्यान से देखना, व्हाट आई विल डू इज A1 इज इक्वल्स टू 1, A2 इज इक्वल्स टू 1, A3 इज 1 एंड A4 इज 2। यहां तक ही सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आपको सारी टर्म्स लेनी नहीं है, ध्यान से देखना। तो फिर राइट D1 is A2 minus A1, that's 1 minus 1 0। D2 becomes A3 minus A2 which is once again 1 minus 1 0, है ना? अब मैं बात करता हूं D3 की। D3 is A4 minus A3। A4 कितना है बच्चों? 2 minus 1 2 minus 1 आंसर आ गया 1। तो यहां से मेरे पास 0 0 1 अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं। सो हेंस वी कैन से दैट इफ द कॉमन डिफरेंसेस डज नॉट गेट ईच अदर, डज नॉट मैच विद ईच अदर, देन D1 is equals to D2 which is not equals to D3। तो अगर मैच नहीं हो रहा है तो we can say that hence it is not an AP, not an AP, है ना? तो it is not an AP, that's it। यही आपको प्रूव करना था। अब अगर ये AP नहीं है तो नेक्स्ट टू टर्म्स
नहीं निकालने हैं, समझ गए। अगर एपी है तो ये तो बता रहे थे। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया एक एक क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने क्या एपी कंप्लीट कर लिया? क्या होती है एपी हम समझ चुके हैं, क्या होती है एपी, है ना। एपी हम अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी में। अगर मेरे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो मुझे क्या करना है, उनका सिर्फ सब्ट्रैक्शन करना है, आई विल गेट द कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया अपना कॉमन डिफरेंस। अब हम बात करेंगे व्हाट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। ऐसी एपी जो किसी एंड पे, किसी टर्म पे जाके एंड हो जाती है, फाइनाइट एपी। जो नहीं होती दैट इज इनफाइनाइट एपी। तो वी अंडरस्टूड व्हाट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। क्लियर। बहुत सिंपल सा असेसमेंट है और आपको इस पूरे जितने भी पार्ट हमने किया है उसमें जो जो चीजें हमने अच्छे से पढ़ी हैं उन सब का एक रिवीजन दे देगा। विल डू द क्विक असेसमेंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द एपी दैट्स 3 1 -1 एंड -3 इज। आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। ध्यान से देखो, ऑप्शन चेक करो। सिर्फ एक ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें 3 है विच इज द फर्स्ट टर्म, तो यही आंसर होगा ना। बस आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कॉमन डिफरेंस को। तो अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 -3, आंसर कितना आएगा -2 विच इज द कॉमन डिफरेंस। दैट्स इट, आंसर खत्म। ठीक है, तो देखो आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म मैच करनी थी 3, उसके बाद 1 -3 सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, सेकंड को फर्स्ट से, कितना आएगा -2 एंड दिस इज अ कॉमन डिफरेंस। हो गए दोनों मैच। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड वाला, इफ a is equals to 10 and d is equals to 10 then the first 4 terms will be। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों पता है आपको तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी, 10 फर्स्ट, उसके बाद इसमें 10 10 ऐड करते जाएंगे, 20 फिर 30 फिर 40, 10 20 30 40, ये रही आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स। क्लियर बच्चों। इसके बाद चेक कर लेते हैं और किसी मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, साफ ही दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन डिफरेंस फर्स्ट वाले में 20, इधर 10 इधर 5 इधर 8। ठीक है, तो एक ही वैल्यू जिसमें मैच कर रहा है, दिस इज द आंसर। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। इफ ए बी सी आर ए पी देन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू। देखो वैसे तो डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा बट कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे सॉल्व करो जैसे आपने कोई 3 वैल्यूज अज्यूम करी है, उसके बाद आप आंसर निकाल रहे हो। तो ए बी सी की वैल्यू अज्यूम कर लो 2 4 और 6। ठीक है, अब वैल्यूज वहां प्लेस कर दो। तो a माइनस बी दैट इज 2 - 4 है ना, b माइनस सी इज 4 - 6। सब्ट्रैक्ट करोगे ऊपर से कितना आया -2, इधर कितना आया -2, डिवाइड करोगे आंसर कितना आ गया 1। दिस इज आंसर, दैट्स इट। समझ गए क्या करना है, कोई 3 वैल्यूज अज्यूम कर लो ए बी सी पे, यहां पर रखा 2 4 6 और जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा प्लेस कर दो। क्वेश्चन बोल रहा है 2 - 4 a माइनस बी, प्लेस कर दिया। क्वेश्चन बोल रहा है b माइनस सी 4 - 6, प्लेस कर दिया। 2 - 4 न्यूमरेटर -2, 4 - 6 -2, डिवाइड किया 1, आंसर। ठीक है, दैट्स हाउ वी डू इट। इस तरह से हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, प्रोसेस तो बताना नहीं होता है। ठीक है, सो क्लास आज के पार्ट में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा है, एक एक चीज बहुत ध्यान से पढ़ी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को फिर से रिव्यू कर लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम उसके बाद भी आ रही है तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।